अपने अपने किताब को निकालिए। उसके बाद ये जो मैं लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये ब्लैक बोर्ड। आपको इस चारों पार्ट में से, सुनो, इस चारों पार्ट में से जिसको जहां दिक्कत हो पूछिए, नहीं तो कल वो कहेंगे सर यूपी में ये पढ़ाया गया। हाँ, नहीं तो आप लोग यही कहेंगे कि सर यूपी में ये पढ़ाया गया था, ये नहीं आया, आपको समझ में नहीं आया, आपने ऐसा कर दिया। हाँ बताओ। एक दो कविता से आगे प्रश्न क्या है जरा हमको बताओ। एक मिनट देख लेते, रुको एक मिनट रुको, एक मिनट को देखते हैं कविता से आगे का क्या प्रश्न है। हाँ बताओ, कविता से क्या प्रश्न है, बताओ। क्या है? हाँ तो आपस में चर्चा करके बताइए हमसे कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। अच्छा, बसंत का मौसम कब होता है, किसी को पता है बसंत ऋतु कब आती है? देखिए बसंत को ऋतु, देखिए प्रश्न यही है ना कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, तो समझिए क्यों कहा जाता है। आप मई के महीने को लीजिए, आपको खूब गर्मी मिलेगी। जून के महीने को लीजिए, आपको खूब गर्मी मिलेगी। आप दिसंबर में आइए, आपको बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी। सितंबर के महीने में आइए, खूब बरसात मिलेगी। लेकिन ये जो बसंत का मौसम है, मतलब आपका फरवरी और मार्च, ये मौसम एकदम हर व्यक्ति के मन को भाने वाला होता है। मन के भाने वाला कहने का मतलब ना आपको अधिक गर्मी होगी, ना अधिक आपको ठंडी होगी। कभी कभी एक आध दिन हल्की फुल्की रिमझिम बारिश हो जाएगी। कुल मिला के मौसम खुशनुमा हो जाएगा, मौसम सुहावना रहता है, पतझड़ के मौसम रहते हैं। पेड़ों पर देखेंगे नई नई पत्तियां आती हैं, नई नई शाखाओं पर नई कोपलें आती हैं। इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। और फल जो देने वाले वृक्ष होते हैं, इसी मौसम में उनके अंदर, उनके ऊपर फूल लगते हैं। जैसे आम के मौसम में जो आम के क्या बोलते हैं उसको, मोजर या बौर जिसे बोलते हैं, वो सब इसी समय लगते हैं। क्लियर? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? और कोई प्रश्न बताइए। सर ये प्रश्न एग्जाम में भी आ सकते हैं? अगर आ जाएगा तो लिख देना। अगर मान लीजिए आएगा तो ये नहीं आएगा कि आपस में चर्चा कीजिए। इतना आ सकता है कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, ये आपस में चर्चा कीजिए, नहीं आएगा। ठीक, देखिए हाँ देखिए,
बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो बसंत ऋतु के समय आने वाले त्योहारों को देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। बसंत पंचमी नंबर 1 पे है, होली है, हाँ महाशिवरात्रि है, बसंत पंचमी है, होली है, वैसाखी नहीं है, वैसाखी त्योहार आप, हाँ वैसाखी पड़ता है, ठीक, लोहड़ी तो जनवरी पड़ता है, वैसाखी है, और ओणम कब पड़ता है? ठीक, तो मोटे मोटा 4 त्योहार आप दे सकते हो, वैसाखी, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी और सबसे बड़ा त्योहार जो भारतवर्ष का है होली। ठीक, और किसी एक त्योहार पर निबंध लिख दीजिए। अगर मान लीजिए प्रश्न आता है तो उन त्योहारों के बारे में आपको व्याख्या करनी होगी, आप लिख सकते हैं। और पूछिए आगे। कम से कम 150 शब्दों में तो लिख ही सकते हो ना, 100 से 150 शब्दों में। हाँ हाँ हाँ, निबंध सुनो, निबंध अपने मन से लिखना है, लेकिन निबंध की जो वो होती है क्या, भूमिका, सॉरी पहले प्रस्तावना होता है ना, पहले प्रस्तावना होती है, फिर उसके बाद विषय वस्तु। याद है कि भूल गए? ये 3 चीज तो कम से कम आप डालिए ही डालिए किसी भी निबंध में। उसके बाद उपसंहार, और आपका मन है तो निष्कर्ष भी लिख दीजिए, निष्कर्ष नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये 3 पॉइंट तो डालिए ही डालिए, प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार। बहुत लोग करते भूमिका शुरू करते हैं, उसके बाद प्रस्तावना देते हैं, लेकिन मान लीजिए आप भूमिका भूल रहे हैं तब जरूरत नहीं, आप इन्हें प्रस्तावना से शुरू कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? आगे पढ़िए, आगे कोई दिक्कत, आगे बताइए कोई दिक्कत हो तो। बाल कृष्णा, तुम्हारा नाम यार कृष्णा है, तुमको सबसे आगे रहना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, कैमरा क्यों बंद कर रहे हो? बाल कृष्णा कहाँ गए? कृष्ण भगवान कहाँ गए भाई? बाल कृष्णा, अरे तुम्हारा नाम भगवान श्री कृष्ण वाला है, तुमको सबको दिखना चाहिए, तुम छिप के बैठे हो, कैमरा ऑन करो। चार्जर खोजो, लगाओ चार्जिंग में, कैमरा ऑन करो, भगवान श्री कृष्ण हो तुम। सौम्या, सौम्या शुक्ला कहाँ गए भाई? आप भी कैमरा बंद करके बैठे हो। खुशी, अरहान, अरहान अच्छा, अरहान बेटा बुक आपके पास खुली है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, जो भी समस्या हो उसी के लिए मैं आज बैठा हूँ, उसी के लिए मैं क्लास लिया हूँ। ध्वनि का, उसके बाद राग की चूड़ियाँ, फिर भाषा, लिपि और व्याकरण, और उसके बाद फिर है आपका कौन सा, वर्ड विचार। इसमें जिसको जहां दिक्कत हो, जिस भी प्रश्न में दिक्कत हो, एकदम हाँ बिल्कुल बेटा बोलिए। सर आप जो हमारे 2 पार्ट आ रहे हैं से इसका हमें सारांश भी आ सकते हैं। सारांश बिल्कुल आ सकता है, सारांश आपको लिखना पड़ेगा। अभी न होगा मेरा, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में बसंत, इसको लिखना पड़ेगा आपको। तो दोनों में से किसी भी चैप्टर का आ सकते हैं क्या बेटा? सर दोनों चैप्टर से किसी भी चैप्टर का आ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ देखिए, अगर आपके पास सिलेबस इतना मिला है तो उसमें से कुछ भी आ सकता है। अब ये थोड़ी बता देंगे आपको क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक, उसमें से कुछ भी आ सकता है। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको कैसे पढ़ते हैं। सिलेबस मैंने 1 हफ्ता पहले दे दिया, रिवीजन मैंने शुरू करा दिया, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप इसको कैसे तैयार करते हैं। ओके,
सर हाँ सर ये जो व्याकरण का दूसरा पार्ट है सर वर्ड उच्चार हाँ। इसमें प्रश्न है हाँ अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है? हाँ, अनुनासिक में ना, ये स्क्रीन दिख रही है कि नहीं पहले ये बताओ, ये स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अच्छा, बोले हो अनुनासिक, यही बोले हो ना? यस सर, अनुनासिक और अनुस्वार। इसमें दो शब्द हैं, अनु और नासिक। दूसरा है अनुस्वार। ठीक, समझ लो। हिंदी अब हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, जो भी बोलेंगे हिंदी बोलेंगे, जो भी शब्द का उच्चारण करेंगे हिंदी भाषा के में उच्चारण करेंगे, अंग्रेजी में तो उच्चारण करेंगे नहीं। तो अनुनासिक क्या होता है कि हिंदी भाषा के ऐसे शब्द या हिंदी भाषा में उच्चरित होने वाले ऐसे शब्द जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाए, मुख और नाक दोनों से किया जाए। ठीक, नोट करो, इसको नोट कर लो बेटा। ठीक, उसे अनुनासिक कहते हैं या अनुनासिक शब्द कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं, उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक, अनुनासिक वर्ण कहते हैं, शब्द मत कहिए, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। और ये तो अनुनासिक हो गया। अनुस्वार में क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण केवल नाक से किया जाए, केवल नाक से किया जाए। नोट कर लीजिए इसको, केवल नाक से किया जाए, इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं आगे। ठीक, हो गया? चलिए, हो गया ना? बिठा दे इसको। यस सर। बिठा दे। यस सर। यस सर। अभी देखिए इसमें कुछ आपको चीजें भी हम बता रहे हैं जहां आप लोग कंफ्यूजन की जितनी भी गुंजाइश होगी सब समाप्त कर देंगे। अनुस्वार में तो कंफर्म हो गया ना कि मुख और नाक, यहाँ केवल नासिका चलेगी, केवल नाक चलेगा। ठीक है, अनुस्वार है नाकु नासिका मस्ती। ठीक, अनुस्वार अनुनासिक, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है चंद्र बिंदु, और इसका जो चिन्ह होता है वो केवल बिंदु होता है। जैसे आंख आप लिखिए, देखिए आंख, ये हो, ये इसमें जो आम है ये अनुनासिक वर्ण है। और यहां आप लिखिए क्या क्या लिखेंगे, अंगूर, अंगूर, इसमें जो अंग है ये नासिक के हैं, तो अनुस्वार है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सर एक बार पद समझा दीजिए। पद समझा दे। यस सर। पद तो लोग कहां से पहुंच गए, वर्ड को हम पढ़ाते पढ़ाते पद कहां से पहुंच गए। शब्द जानते हो क्या होता है, क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इतना तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक, इनका कोई अर्थ निकलता है, सीधी सीधी बात। जैसे मान लो हम कहते हैं कमल। ठीक, ये एक शब्द है क्योंकि तीन वर्णों से मिलकर बने हैं, एक का, दूसरा म और तीसरा ल। ये अलग अलग वर्ड है, इनको जब हमने मिलाया तो बने कमल। और कमल का देखिए अर्थ निकल के आता है एक फूल के रूप में। सीधी सीधी बात हो गई, ये शब्द हो गए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब केवल कमल को हम यहाँ लिख दें, न कमल के आगे कुछ लिखा है न कमल के कुछ पीछे लिखा है, इसका मतलब कमल अपने आप में अभी तक स्वतंत्र है। ठीक, यस। अब देखो, अब इसी कमल को फिर हम उठाते हैं,
व्याकरण माने गणित। लिखिए, कमल पानी में खिलता है। कमल पानी में खिलता है। अब जरा बताइए, कमल स्वतंत्र है? पहले में तो ये जानिए कि ये एक वाक्य बन गया। ये क्या है? एक वाक्य है। क्या है? अब इस वाक्य में एक शब्द आया है कमल। बोलिए। तो अब यही कमल माने शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वो शब्द न रह के पद बन जाता है। ठीक, लिख लीजिए यहाँ कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। एकदम साधारण परिभाषा, नोट करो इसको। उन्हें पद कहा जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। तो ये पद की परिभाषा हो गई। और क्या पूछना है बताइए? अंदर जाएंगे पता है क्या? बेटा और किताब पलटिए, देखिए क्या दिक्कत है, किस प्रश्न में दिक्कत है। नौ दस इसको बोलते काफी रहने दीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब सब सिस्टम बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 9-10 कोई उसमें कुछ बच्चे आए। बेटा जिसको जहां दिक्कत हो बताइए, बिल्कुल एकदम। सर एक बार उपभाषा बता दीजिए। उपभाषा, अच्छा उपभाषा की तुम परिभाषा पहले हमको बताओ, तुमको हम समझाते हैं उसको तो क्या दिक्कत है। परिभाषा पढ़ो उपभाषा की। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगी तो उसे उपभाषा कहते हैं। चलिए ठीक है, जैसे समझिए हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। यस सर। अच्छा, हिंदी के अलावा हम कई ऐसी लोकल भाषाएं बोलते हैं। जैसे आप इलाहाबाद में हो तो निश्चित रूप से अवधी भाषा बोलते होंगे, या अपने जहाँ के रहने वाले होंगे वहाँ कम से कम एक लोकल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा बोलते ही होंगे। जैसे मान लीजिए हम बनारस के हैं तो एक भाषा तो हमारी हिंदी हो गई, दूसरी भाषा हमारी भोजपुरी हो गई। ठीक, उप माने होता है, पता है, नजदीक, निकट। जो भाषा किसी भाषा के निकट हो, जैसे हिंदी, इस भाषा का प्रयोग तो हम करते ही हैं। हिंदी भाषा में साहित्य की रचनाएं होती हैं। इसी भाषा का एक बोली का रूप है अवधी या ब्रज, जिसमें सूरदास के पद लिखे गए हैं। ये सब लोकल लैंग्वेजेस हुआ करते थे, कभी क्षेत्रीय भाषाएं हुआ करती थी। और ये भाषाएं कहीं न कहीं इन भाषाओं से मिलती जुलती हैं। और कहते हैं कि जब इन भाषाओं का क्षेत्र बढ़ गया, दायरा बढ़ गया, बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, और जब संख्या बढ़ गई तो लोग इनमें साहित्य की रचना करना शुरू कर दिए। जैसे अवधी में रामचरितमानस लिखा गया, ठीक, पद्मावत, ठीक, इसी को कहते हैं उपभाषा। अब समझ गए? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, आगे इसे जब पन्ना पलटेंगे तो आपको हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। आप जब किताब पलटेंगे तो अपने आप समस्याएं आ जाएंगी। अगला प्रश्न बोलिए।
बोलो बच्चा, क्या दिक्कत है? किसी को बेटा कोई दिक्कत तो बताइए एकदम, नहीं फिर हम पूछना शुरू करेंगे। अभी तक कहाँ थे बच्चा? जोड़ना शुरू करो तो। हिंदी में तो कितने वर्ड हैं इनको बताइए, कहाँ थे भाई? स्वरों की संख्या बताइए कितनी है? सर 11। ठीक, चलिए जोड़िए तो। 11। व्यंजन? बस 33। बस 33 व्यंजन है। तो 35। आई स्पाइस के लोग तो निकाल के मारे के सही हो जाओगे। 33-35 किए हो। इसमें स्पर्शी है 25, तो स्पर्शी ही है। चलो जोड़ो, तुम लोग को बताते हैं। फिर अंतस्थ लिखो 4, नोट कर लो इसको। पुष्प लिखो 4, पुष्प कौन कौन से होते हैं? स स स ह। फिर अंतस्थ पुष्प संयुक्त लिखिए 4। और कौन हुआ? 25, 12, 37 तो ऐसे ही लिखने लगे। और बता जल्दी से, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग और बोलो जी। भूल गए क्या? 2 जुगुर, 2 अनुस्वार, अनुनासिक मिला के हो गए 4। यहाँ जगह नहीं है। दोनों कितने हो गए? 25, 4 29, 4 35, 4 37, 4 41। टोटल हो गए 41। 41 में 11 जोड़ दो, कितने हो गए? 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? जल्दी बताओ। 52। तो नोट कर लीजिए, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। नोट करिए। सब वाट्सएप प्रश्न भी पूछेंगे। भाई जगह 37 भी पढ़ेंगे, 35 37 भी पढ़ेंगे। मुझे लगा कि आज 10 लोग तो निकाल के पढ़ेंगे। कैसे मतलब मानते हैं? बोर्ड मानते हैं। और पूछिए, इतना पूछो कि पेपर में हमको प्रश्न मिले बनाने का, तब तुम लोग अच्छा नंबर पाओगे। नहीं हम बनाएंगे तो दिक्कत होगा। इसका दिक्कत क्या है? चलो जगह क्या है? हाँ, सभी लगवाए पर इसमें नहीं आ रहा है। नहीं चल रहा है। ये सब ऑप्शन में नहीं जाता, नहीं तो हम सब कुछ देख रहे हैं। तो आने लगे, ये तो लगेगा। बेटा और कुछ पूछना है पूछिए, जल्दी जल्दी, लेट मत करिए। एक अपने स्टाफ रूम में लगवा रहे हैं सर। बेटा
पूछना है तो बताइए, बोलो कुछ पूछना है किसी को, बताओ बेटा। नो सर। अरे एक बार किताब पलटो, पन्ना पलटो, तब ना पहले ही कि नो सर ऐसा करने लगे। किताब मेरे पास है, मैं प्रश्न पूछूंगा और किसी ने परीक्षा में गलत लिखा तो बताऊंगा। मैं बार बार एडवाइस कर रहा हूँ आप लोगों को, सब लोग किताब पलटिए। चलो अच्छा बताओ, तुम लोग बहुत तेज हो गए हो। चलो तो सुमित, चलो शुरुआत करते हैं। ओम सिंह, ओम सिंह, चलो बताओ तालु से बोले जाए, हाँ तालु से कितने व्यंजन बोले जाते हैं जरा बताओ तो। तालु से बोले जाने वाले व्यंजनों की संख्या बताओ, या उनको बताओ कौन कौन से व्यंजन तालु से बोले जाते हैं। हाँ हाँ नहीं, हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ, कहाँ भाग गए तुम, पहले ये बताओ हमको। हाँ कहाँ हो? हाँ द्वित्व व्यंजन, बहुत सही, वेरी गुड। चलो देखो द्वित्व क्या होता है। कभी ऐसे शब्द पढ़े हो, कौन सा तुमको बताया आसान आसान, उज्ज्वल बहुत कठिन नहीं लिख पाए। ये देखिए वो क्या लिखा है, उज्ज्वल लिखा है ना, इसमें देखो ज 2 बार आया है, ये देख रहे हो ना, इसी को द्वित्व कहते हैं, इसी को द्वित्व कहते हैं, द्वित्व। द्वित्व की परिभाषा नहीं होती बेटा, ठीक। हाँ बताओ। जब शब्द में एक ही वर्ण को ये विशेषता है, ये विशेषता है बेटा, जब शब्द में एक ही वर्ण 2 बार तो द्वित्व कहा जाता है, ये विशेषता है ना, परिभाषा कहाँ है। ये तो उस वर्ण की विशेषता है जो 2 बार आ रहा है। समान वर्ण के कुछ को व्यंजन कहते हैं, ठीक। और कुछ पूछिए, पूछिए 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 पूछिए, आगे पूछिए। हाँ ओम सिंह, चलो चलो बताओ, चलो ओम सिंह आप, हाँ बताओ, तालु से बोले जाने वाले जो वर्ड हैं व्यंजन वर्ड, उनको बताइए तो। अच्छा, और बाल कृष्णा, कृष्ण भगवान, आप बताइए तो। मूर्धा से कौन कौन बोले जाते हैं? मूर्धा से अर्पित, अर्पित, अर्पित सो रहे हो बेटा तुम? अर्पित है, हमको लग रहा है कोई वहां सेट कर दिया है क्या, अपने आप को हिलता रहेगा। देखिए अर्पित सिंह, पीछे भी देखिए तो लगा सेट किया एनिमेशन। बालकृष्णा बताइए, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को बताइए। क्या हुआ?